कोर्ट ने आज रूल किया है कि जो सेशंस कोर्ट का जो ऑर्डर आया था तोशाखाना केस का इमरान खान साहब के खिलाफ, और जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मेंटेन किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि ये मेंटेनेबिलिटी जो है एब्सोल्युटली इलीगल है, और लोअर कोर्ट को उन्होंने फिर से कहा है कि आप इमरान खान का ये केस फिर से हियर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फारूक, उन्होंने कोर्ट को कहा है कि ये जो 8 इमरान खान के खिलाफ पिटीशंस डाली गई हैं उनको सुनना ज़रूरी है, और ये आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो दोनों पार्टीज़ की तरफ से किए गए थे जो कि कल कंप्लीट हो गए थे, और इसके ऊपर कोर्ट ने कहा था कि हम अपनी जजमेंट जो है रिजर्व करते हैं। लेकिन जो कोर्ट है उसने इमरान खान साहब की जो ये रिक्वेस्ट थी कि इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए दूसरी कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि जो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर हैं ये केस ना सुने, उसको उन्होंने कहा जी कोर्ट ने कि नहीं, केस आपका वही सुनेंगे। लेकिन उन्होंने कोर्ट को जो है वो नोटिस दिया है, और उन्होंने कहा जी कि आप इनका केस सुने। इसके अलावा जो कल कोर्ट ने इनका कहा था कि हम विटनेसेस नहीं सुनना चाहते हैं आपकी तोशाखाना केस में, तो उसके लिए भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप विटनेसेस को भी सुने। अक्टूबर 21, 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये मेंटेन किया था कि इमरान खान साहब ने फॉल्स स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट डिक्लेरेशंस अबाउट गिफ्ट्स जो हैं वो दिए हैं, और उनको डिस्क्वालीफाई किया था अंडर आर्टिकल 63(1)(p) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में मूव की थी और कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जाएं। इमरान खान साहब को फिर फाइनली इंडाइट किया गया था इस केस के अंदर ऑन May 10, जिसके के बाद इमरान खान ने इसके ऊपर जो है पिटीशन डाली थी और कहा था कि ये मेरे पे गलत केस है और मुझे सुनने का मौका दिया जाए। तो उसी सिलसिले की ये जो है जारी चल रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज कहा है जी कि हम 9 अगस्त को नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और उन्होंने एक डिनर दिया हुआ था सारे कोalition पार्टनर्स को, और उसमें ये बात जो है वो कर रहे थे। बट पीपीपी के जो चेयरमैन और फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी साहब हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि बीबी जरदारी साहब ऑलरेडी इवनिंग में जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात कर चुके थे। यहाँ पे अलबत्ता स्पीकर जो नेशनल असेंबली के राजा परवेज अशरफ साहब हैं वो थे, और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस दूसरे भी थे, बहुत सारी पार्टीज से, दोनों हाउसेज से वो यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि नेशनल असेंबली विल स्टैंड डिसॉल्व आफ्टर 48 आवर्स ऑटोमेटिकली इफ समरी इज नॉट साइंड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द डेट, जैसे कि उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा जी कि हमें बहुत सारे डिफिकल्टीज और चैलेंजेस थे, क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पीटीआई की वो हमारे लिए बहुत गलत फैसले करके गई थी और मुश्किलें उसने की थी। अपने 15 महीने के सफ़र के लिए उन्होंने कहा जी कि हमने बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया है, और हमने जो सारी इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो दोस्तों के साथ बिगाड़ दी थी, हमने तमाम जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग चाइना, उनके साथ फिर से दोस्तियां बनाई हैं। हमें एक बड़ी एम्बैरसमेंट उठानी पड़ी, लेकिन हमने चीज़ों को किया है, क्योंकि इन्होंने जो है इवन चाइना तक को स्पेयर नहीं किया, उनके लोगों के खिलाफ भी करप्शन के एलिगेशंस लगाए थे, जिसकी की वजह से हमें जो है बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा। इन्होंने कहा जी बहरहाल हम सब के साथ अब टाइज हमने मेंड कर ली हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब कंसल्टेशंस जो है अपोजिशन लीडर्स के साथ हम शुरू कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए ये डिस्कशंस जो है सारी कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर हम एक नाम जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। सेनेट ने जनाब आज एक नया बिल पास किया है टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग। हालांकि इसके ऊपर जो है ऑपोजिशन के जो सेनेटर्स थे उन्होंने काफ़ी हंगामा मचाया। इसकी डिटेल्स जो बिल है जिसका के नाम है नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी बिल, ये सेनेट के अंदर जो है मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर लेकर आई थी, और उन्होंने कहा था कि जी इसके अंदर जो है सारे जो सेक्रेटरीज हैं डिफरेंट फाइनेंस के, इंटीरियर के, फॉरेन ऑफिस के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, और चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो FBR, FIA के DGs, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मेंबर्स, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के बंदे, नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के बंदे, ये सब उन्होंने कहा जी कि इसमें रिप्रेजेंटेड होंगे, ताकि एक कंसर्टेड जो है वो एफर्ट की जाए कि टेरर फाइनेंसिंग जो है बिल्कुल उसको रोका जाए। जो हिना रब्बानी खर साहिबा हैं उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टू काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड टारगेट फाइनेंशियल सैंक्शंस। और वो कहते हैं जी कि हमारे पास यही एक तरीका है, अगर हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो ही हम FATF से बाहर रह सकेंगे, वरना फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जो सेनेट के दूसरे कुछ लोग थे उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का एक बिल जो है वो बगैर कंसेंसस के आपको नहीं लाना चाहिए था, इसके ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन होनी चाहिए थी इससे पहले कि इसको बिल बनाया जाता। जो
इंडिया का जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके ऊपर आज एक जनाब रिपोर्ट आई है, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले होम मिनिस्ट्री जो है हिंदुस्तान की, उसने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बड़ी प्रोग्रेस है, बड़ी सिक्योरिटी है, बड़ी स्टेबिलिटी है जम्मू और कश्मीर के अंदर। जब से ये लागू किया गया है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स ऑफ August 5, 2019 आफ्टर रिवोकिंग आर्टिकल 370 एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ August 9, 2019। तो यहाँ पे जो ये रिपोर्ट आज आई है बाय द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने कहा जी कि ये सब का सब झूठ है जो होम मिनिस्ट्री बता रही है। और इस फोरम के अंदर बहुत सारे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिफेंस वेटरन्स हैं, जजेस हैं, एकेडमिशियंस हैं और बड़े सीनियर जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं वो हैं। वो कहते हैं जी कि यहाँ पे तकरीबन 3 डज़न इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स वायलेशंस हुई हैं, इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। यानी कि आप देखें कि एक स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर, इन सैंक्शंस की वजह से वो कहते हैं 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है कश्मीर को इन सब चीज़ों की वजह से। कॉन्स्टेंटली वो कहते हैं जी कि आप लोगों को जो है अरेस्ट करते हैं, जिसको कि आज क्वेश्चन किया गया इस रिपोर्ट में। वो कहते हैं जी ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन आपने लगाया हुआ है, कम्युनिकेशन का बैन है, मीडिया को इंटिमिडेट किया जाता है, कॉन्स्टेंटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मूवमेंट को कर्ब किया जाता है। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? और ये क्या जो है आज लोगों ने आवाज़ उठाई कि क्या ये हिंदुस्तान का हिस्सा है भी कि नहीं है। और वो कहते हैं जी कि इस पे सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि पिछले 5 साल से इनको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दी गई, यहाँ पे इलेक्शंस ही नहीं कराए जा रहे। ये जो फोरम है इसको को चेयर करती हैं गोपाल पिल्लाई, फॉर्मर होम सेक्रेटरी हैं, और राधा कुमार जो कि फॉर्मर मेंबर हैं इंटरलोकेट्स ग्रुप फॉर जम्मू एंड कश्मीर की, और भी बहुत सारे इसमें लोग हैं। वो कहते हैं जी कॉन्स्टेंटली यहाँ पे वायलेंस है, बल्कि वो वायलेंस इंक्रीज अब हो गई है जब से आपने ये कर्ब्स लगाए हैं, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं और सिविल इनसिक्योरिटीज़ भी कॉन्स्टेंटली चल रही हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट और बाकी कम्युनिकेशंस के ऊपर आपने बैन्स लगाए हैं वो भी चल रहे हैं। तो कोई बेहतरी वो कहते हैं जी नहीं आई जब से आपने रिवोक किया है आर्टिकल 370। तो ये होम मिनिस्ट्री की बातें हैं कि बहुत दूध और दही की यहाँ पे नहरें बह रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कश्मीर के अंदर। इंडिया के डिफरेंट हिस्से जो हैं वहाँ पे बेशुमार अब क्लैशेस चल रहे हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, और वो डिफरेंट इलाके जो हैं काफ़ी जो हैं मार धाड़ की लपेट में हैं। 17 लोग जो हैं इंजर हो चुके हैं अभी तक। ये जो फ्रेश 1-2 दिन में जो अभी हुई हैं क्लैशेस हुए हैं मणिपुर के बिष्णुपुर के अंदर, ये और मिटाई कम्युनिटी और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में यहाँ पे बाकायदा जो है लड़ाई हुई है। इसीलिए यहाँ का जो सारा एरिया है खासतौर पे इम्पाल ईस्ट और इम्पाल वेस्ट का, उसमें कर्फ्यू जो है जो रिलैक्स किया था वो फिर से लगा दिया गया है। कम्युनिकेशन जो है इंटरनेट सब डाउन है, उसको सस्पेंड किया गया है। मणिपुर की पुलिस जो है वो कहती है कि जो एक बैरिकेड से उसको मिताई औरतों ने टापने की कोशिश की थी, जब हमने उनको रोका तो वो रुके नहीं, तो पुलिस ने जो है टीयर गैस उनके ऊपर फेंकी, जिसकी की वजह से फिर असम राइफल्स और रैपिड एक्शन फोर्स जो है उनके लोगों के साथ मिटाई जो कम्युनिटी थी उसकी लड़ाइयां हुई, उन्होंने उसके ऊपर पत्थर फेंके, उन्होंने इनके ऊपर टीयर गैस चलाई और काफ़ी यहाँ पे लोगों की जख्मी वगैरह हुए हैं। इसी तरह जो हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के नू इलाके के अंदर जो है लड़ाइयां चल रही हैं। आज तो हद ही हो गई, नू की जो अथॉरिटीज़ हैं 250 शैंटी कम्युनिटीज़ जो हैं उनको आज उन्होंने बुलडोज कर दिया है तोरू के इलाके के अंदर। और जब लोगों ने दुहाई दी तो उन्होंने कहा जी कि ये सारा का सारा जो लैंड था इसके ऊपर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं इलीगली रह रहे थे, और ये जो है एनक्रोच इन्होंने किया हुआ था। तो हम जो है नू के जो डीसी हैं प्रशांत पनवर, उन्होंने कहा जी हम तो ये एनक्रोचमेंट्स हर वक्त साफ करते हैं, तो इसलिए जो कॉम्युनल जो रंग है उसको देने की जरूरत नहीं है। हालांकि मीडिया कह रहा था कि चूंकि ये मुसलमानों के थे सारे, तो इसलिए इनको जो है ढाया गया है। डीसी साहब का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये वायलेंस जो है अब गुरुग्राम तक फैल गई है। यहाँ पे भी आज फिर से 3 जो मोटरसाइकिल हैं उनको आज आग लगाई गई, और इसके अलावा वाराणसी के इलाके में जो गांधीयन इंस्टीट्यूट है उसको अब यूपी गवर्नमेंट ने ले लिया है। वहां पे काफी वायलेंस हुई, उनका सामान उठा के बाहर फेंका, और जुलाई 22 को यूपी की पुलिस जो थी वो बिना बताए अंदर घुस गई थी, और ये 60 ईयर ओल्ड गांधीयन इंस्टीट्यूट जो है इसके अंदर घुस के उन्होंने सारी चीजों को डिमोलिश करने की कोशिश की, जिसके के ऊपर लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि ये जो इंस्टीट्यूट था ये तो गांधी जी की वैल्यूज को हाईलाइट करता था, और अब इन्होंने जो यूपी की गवर्नमेंट ने किया है ये शो करता है कि ये महात्मा से कुछ प्यार नहीं
नहीं करते हैं और उसकी फिलॉसफी पे नहीं चलना चाहते हैं। ये जो 13 एकड़ के ऊपर ये गांधीयन इंस्टीट्यूट है, इसके के बारे में यूपी की गवर्नमेंट कहती है कि ये तमाम की तमाम रेलवे की लैंड थी और इसके ऊपर एनक्रोच किया हुआ है, इसलिए हमने इसको लिया। तो भाई साहब 60 साल से नहीं आपको याद आया पहले कि ये एनक्रोच किया हुआ, तब आपको याद आ रहा है। बहरहाल जी, इसको ये 60 साल पुराना गांधीयन इंस्टीट्यूट जो है इसको भी किया गया। इसके अलावा दिबंगा का जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसमें भी बेतहाशा हिंदू मुस्लिम राइट्स जो हैं वो हो रहे हैं। एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबाब। आपको पता ही आज वीकेंड है, नान एंड कबाब पे जाएं, हेल्दी खाना खाएं और इनकी जो नई खासतौर पे जो लोकेशन आई है उस पर ज़रूर आप जाएं, बड़ा ब्यूटीफुल एम्बियंस है। नान एंड कबाब वाले कहते हैं जी कि आप हमको कॉल करके आएँ, ऑर्डर डाल दें आप, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 905-282-9797। इनका एड्रेस है 5042 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट फिल्मी 3, मिसिसागा। तो ज़रूर आज जाएं और मज़े के खाने खाएं। You are listening to डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा की बात करना चलूँ। डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा फैमिली कॉस्मेटिक, ब्रेसेस एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू होम। 2 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, 150 येलो एवंस बुलेवार्ड इन ब्रैम्पटन और दूसरा 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन अगेन। डॉक्टर नाजिया रहमान यहाँ पर होती हैं। इनका कहना है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर, मॉर्निंग, इवनिंग एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शन। डॉक्टर नाजिया रहमान, 905-872-1100 इनका फ़ोन नंबर है। 3525 प्लैटिनम ड्राइव पे क्या है साहब, ग्रिल एंड चिक, बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन। 2 लोकेशन है, 3525 प्लैटिनम ड्राइव इन मिसिसागा एंड 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन अगेन। लजीज एंड हेल्थी फूड खाना हो तो ग्रिल एंड चिक। 905-456-0500 इनका फ़ोन नंबर है जी। हाँ जी, राहुल गांधी जी जो हैं उनको आपको पता ही है कि 2019 में उनको जो उनका क्रिमिनल डेफेमेशन का केस था उसके अंदर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और उनकी जो मेंबरशिप थी लोकसभा की वो भी ख़त्म कर दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्विक्शन को स्टे किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी जी ने जो इलेक्शन रैली में जो बातें की कि मोदी नाम के सरनेम के जो लोग होते हैं वो सब चोर होते हैं, ये दिस वॉज इन बैड टेस्ट। जो पब्लिक लाइट में लोग होते हैं उनको बहुत ही कॉशियसली अपनी लैंग्वेज जो है यूज करनी चाहिए जब वो पब्लिक स्पीचेस कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपने इसको डिस्क्वालीफाई किया है ये टू मच है, क्योंकि उनका राइट है कि वो अपने जो है राइट्स एज इलेक्टेड एमपी जो हैं उनको निभाएं और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका भी राइट है कि अगर उन्होंने इनको इलेक्ट किया है अपना एमपी इलाके का तो वो भी इनके साथ लाइज कर सकें और इनको अपना एमपी इलाके का देखें ताकि उनके इलाके के काम चलते रहें। उन्होंने कहा जी कि ये जो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी इसमें जो कोर्ट ने चीज़ें कही थी वो बिल्कुल सही नहीं थी और ये तो क्योंकि आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डेफेमेशन केस में अंडर आईपीसी 2 इयर्स का या तो बैन दिया जा सकता है या फाइन दिया जा सकता है या बोथ दिया जा सकता है। तो आपने जो इनको सारी चीजें दे दी तो दिस वाज टू मच, क्योंकि उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बताई कि आपने कोई सबूत नहीं पेश किए थे। तो सबूत नहीं होने के बेस के ऊपर सिर्फ ये कह देना कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इनके ऊपर जो है कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग चलाया था जब इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, जब वो राफेल की डील की कंट्रोवर्सी आई थी उसके ऊपर। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक उसको धमकी को, वार्निंग को बेस बना के आप इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया है तो अब इनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो डिसकंटिन्यू हो सकती है। तो विच इज टू मच। हाँ जी, यानी कोई भी बंदा कह दे कि भाई हम तो हर वक्त पाकिस्तान में कहते हैं तुम चोर हो तो अब हर किसी को डिस्क्वालीफाई ये करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो इसलिए उन्होंने कहा जी दिस वाज टू मच, क्योंकि ये फेयर नहीं है ना तो उनके साथ ना उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, क्योंकि फिर अगर आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी जो है उसको आप ऐसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम कौन चलाएगा। अच्छा जनाब, नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के बीच में बदबख्तियां जो हैं वो चलती जा रही हैं और वो सेटल बिल्कुल द डस्ट इज नॉट सेटलिंग एट ऑल। बिल्कुल से आपको पता ही है कि नोरा फतेही ने एक डेफेमेशन केस डाला था जैकलिन फर्नांडिस के अगेंस्ट और उसने कहा था जैकलिन फर्नांडिस ने मेरी रेपुटेशन जो है पब्लिक में टर्निश करने की कोशिश की और मुझे एक्यूज किया कि मैं गोल्ड डिगर हूं और मेरा रिलेशनशिप है कॉन मैन
सुकेश चंद्रशेखर से, और मुझे स्केप गोट बनाया जा रहा है कुछ सर्टन लोगों को सेव करने के लिए। आज जैकलिन फर्नांडिस के जो लॉयर हैं प्रशांत पाटिल, ही हैज एक्चुअली हिट बैक एट नोरा फतेही। उन्होंने कहा जी कि हमने कभी भी आपको स्केप गोट बनाने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि जो है जैकलिन फर्नांडिस, उसका केस अभी कोर्ट में है, और चूंकि केस कोर्ट में है तो उसने कभी भी पब्लिक में आपको जो है डिफेम करने की कोशिश नहीं की है, और उसने कभी भी आपको कुछ इस तरह से उसमें केस में ड्रैग नहीं किया। उल्टा आप उसको लीगल बैटल में बिला वजह ड्रैग कर रही हो। और अगर आप कह रहे हो कि मैं इनके ऊपर एक फाइल डाल रही हूं डेफेमेशन केस का, तो अभी तक हमको ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोर्ट्स जो हैं उससे मिला नहीं है। अलबत्ता वो बड़ी ग्रेसफुली चूंकि खामोश हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो बातें आप उनके खिलाफ कर रही हो ये अनवारंटेड है, और ये जो है दिस इज इक्वल टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ रिस्पेक्टिव लीगल प्रोसीडिंग्स। कि जब कोर्ट में केस है तो आप बिला वजह के बयान दे रहे हो, तो ये उल्टा आपके ऊपर केस हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब हम जो है आपको ये सारी बात बताना चाहते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो इस केस के ऊपर इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट क्या बोलती है, एंड देन वी आर गोइंग टू रिप्लाई टू यू इवन मोर इन डिटेल। तो आज बहुत गुस्से में थे इनके जो लॉयर्स थे, वो कह रहे थे वो बिल्कुल खामोश बैठी है जैकलिन फर्नांडिस, और तुम बिला वजह जो है प्रेस के सामने, हाँ क्योंकि वो लॉयर्स कह रहे हैं कि हमने उसको कहा कि तुम बिल्कुल चुप करके बैठो बिकॉज योर केस इज इन द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड, और तुम जो है हर रोज आके बयान देती जा रही हो। तो ये दैट्स नॉट हाउ लॉ वर्क्स, राइट? ऐसे। अच्छा जनाब, आलिया भट्ट साहिबा जो हैं, आपको पता ही है कि अपनी फिल्म अभी भी रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी जो है उसको प्रमोट कर रही हैं। तो उसमें जो एक सॉन्ग था तुम क्या मिले, उसकी जो प्रेपरेशन थी, तो उसके लिए वो कहती हैं जी कि मैं बहुत अरसे के बाद चूंकि फिल्म में फिर से वापस आई थी बहुत महीनों के बाद, तो वैसे तो मुझे लग रहा था कि मैं लिप सिंकिंग ठीक कर ही लूंगी क्योंकि जैसे मैंने किया था इश्क वाला लव में, लेकिन फिर भी मैं सोचती थी कि मैं बेटर कर सकती हूँ। तो जब मैंने करण जौहर से बात की जिसने इस फिल्म को बनाया है, तो उसने कहा जी कि तुम शाहरुख खान से के पास जाओ, वो तुम्हें सिखाएगा। तो जब मैंने शाहरुख खान से फोन पे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम घर पे आ जाओ क्योंकि मैं सुहाना जो है उसकी बेटी, उसको मैं सिखा रहा हूं कि लिप सिंकिंग कैसे करनी है, तो तुम आओ तो तुम्हें भी मैं सिखाऊंगा। क्योंकि वो कहती है जी कि आमिर खान से शाहरुख खान से अच्छी तो लिप सिंकिंग कोई भी नहीं करता है। तो वो कहती है कि फिर इस फिल्म पे जाने से पहले, यानी कि इसको वो गाना पिक्चराइज करने से पहले 2 से 3 घंटे मैंने शाहरुख खान के साथ प्रैक्टिस की और फिर मैंने जो है ये गाना रिकॉर्ड कराया। तो ये इनकी पोस्ट रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि आलिया भट्ट साहिबा ये सारी बातें कर रही थी। और जनाब आज है 94th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किशोर कुमार, हैं जी। तो किशोर कुमार आपको पता है बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया था, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, झुमरू, पड़ोसन, प्यार किए जा, दूर गगन के की छाँव में, और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो थी उनके अंदर काम किया था। लेकिन एक दफ़ा कहते हैं जी कि लता मंगेशकर को ये एक इंटरव्यू दे रहे थे और वो कहते हैं जी मैं कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहता था। मेरे बड़े भाई अशोक कुमार जो थे, जब मैं मुंबई आया तो उस वक्त वो बहुत बड़े स्टार थे और उन्होंने मुझे कहा कि तेरी कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग तो है नहीं गाने वाने में, तो तू एक्टिंग कर, तू गाना ना गा। तो वो कहते हैं जी कि मैं इसीलिए जानबूझ के इतनी गंदी एक्टिंग करता होता था फिल्मों में कि नेक्स्ट टाइम कोई मुझे ना ले, क्योंकि मैं जो है मैं तो फैन था एसके सहगल का और मैं तो गाना ही गाना चाहता था। लेकिन चूंकि बड़ा भाई था और वो मुझे बार बार कहते थे कि नहीं नहीं तुम म्यूजिक में मत जाओ, क्योंकि म्यूजिक में इस वक्त बहुत बड़े नेम है जैसे कि तलत महमूद, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, तो तुम उनके बीच में एस्टैब्लिश इतने सिंगर्स के बीच में क्या गाओगे। तो बहरहाल वो कहते हैं जी मेरा हमेशा फर्स्ट लव जो था वो सिंगिंग रहा। और वैसे तो लोगों ने बड़े इनको पसंद किए, इनके जो फनी खासतौर पे कॉमिक रोल्स होते थे, लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं एक्टिंग कभी भी नहीं करना चाहता था। और जनाब पाकिस्तान के स्ट्रीट चिल्ड्रन जो फुटबॉल टीम है, ओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, क्या उनकी जो है वो है ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। 2 मैचेस जीत चुके हैं। आज उन्होंने फिर से जो सैंडविकन टीम जो है उसको 2-0 से हराया इन द ऑन गोइंग नॉर्वे कप, और अब ये जो हैं सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं जो कि ओस्लो के अंदर होएगा। इनके जो 2 गोल थे वो दोनों गोल इनका एक जो लड़का है बच्चा फैसल उसने किए, और पाकिस्तान ने 6 विंस इन अ रो जो है अभी तक इस टूर्नामेंट में दे हैव रजिस्टर्ड। स्ट्रीट से उठाए हुए बच्चे जिनके के पैर में जूता भी नहीं था, वो बच्चे जो हैं इतने टैलेंटेड है। आप देखें कितना टैलेंट है इस मुल्क के अंदर। वी जस्ट नीड टू चैनलाइज दिस टैलेंट। पाकिस्तान ने बीट किया इससे पहले त्रिस्किल एफके को 4-0 से कल।
जो था प्री क्वार्टर फाइनल्स, और उसकी वजह से अब जो है ये सेमीफाइनल्स में है। ये जो मुकाबले हैं नॉर्वे में कप में जो हो रहे हैं उसमें 2350 टीम्स हैं जी, और उसके अंदर 30,000 प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम ने वैसे जो दोहा में लास्ट ईयर जो ये हो रहे थे स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप, उसमें भी रनर्स अप फिनिश किया था और अनबीटन ये रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन फाइनल्स में ये 4-3 से पेनल्टी किक्स के ऊपर इजिप्ट से हार गए थे। और दे वर ऑल्सो द रनर्स अप इन रशिया 2018 और इन ब्राजील 2014 में ये दे फिनिश थर्ड। तो अमेजिंग टैलेंट, बहुत ज़बरदस्त चीज़, दे आर डूइंग वेरी वेल। और जनाब पाकिस्तान की जो सेकंड गेम थी इन ऑन गोइंग एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो चेन्नई इंडिया में चल रही है, उसमें 1-1 से आज इन्होंने बहुत जो ये सख्त टीम थी साउथ कोरिया की उसके साथ ड्रॉ किया। हनान शाहिद जो है उसने स्कोर किया 18th मिनट में पाकिस्तान के लिए, फिर उसको गोल को इक्वल किया जोहान यांग ने 53rd मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक के ऊपर। पाकिस्तान ने इससे पहले जो है मैच मलेशिया को 3-1 से लूज़ किया था, और जो इंडिया और पाकिस्तान है अभी तक एशियन चैंपियनशिप के 3 दफ़ा टाइटल्स जो हैं ईच जीत चुके हैं, और साउथ कोरिया ने ये टाइटल 2021 में जीता था, इन्होंने बीट किया था जापान को फाइनल में जो कि ढाका में बांग्लादेश में हो रहा था। और ये जो 2023 का जो एडिशन है ये 3 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें 6 टीम्स हैं और 6 की 6 टीम 5-5 मैचेस खेलेंगी इन राउंड रॉबिन स्टेज, और फिर जो टॉप 4 हैं वो क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल्स के लिए। तो वी जस्ट होप एंड प्रे कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भी अच्छा करे इंशाल्लाह। पीसीबी ने जी फाइनली कॉन्स्टिट्यूट किया है बड़ा ही हाई प्रोफाइल बॉडी जिसका कि उन्होंने नाम रखा है क्रिकेट टेक्निकल कमेटी, और इसको हेड करेंगे जो फॉर्मर टेस्ट कैप्टन है मिसबाउल हक, और इसके अंदर इनके साथ होंगे इंजमामुल हक एंड मोहम्मद हफीज़। कुछ दिन पहले ये भी खबर आ रही थी कि हो सकता है कि फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ भी इसमें होए, लेकिन राशिद लतीफ़ को हटाते हुए इसमें इंजमामुल हक को रखा गया है। और इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो है कमेटी ये क्रिकेट से रिलेटेड तमाम मामलात के ऊपर देखेगी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्केजुलिंग करेगी, प्लेइंग कंडीशंस देखेगी, सिलेक्शन कमेटीज़ अपॉइंट करेगी, नेशनल टीम के कोचेस करेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएगी, प्लान और डेवलप करेगी, एम्पायर्स, रेफरीज, क्यूरेटर्स, सब चीज़ों को ये जो है टीम देखेगी। सीटीसी जो है वो उसने फाइनली वो कहते हैं हमने इंजमाम का भी इसलिए नाम लिया क्योंकि 1992 के वर्ल्ड कप हीरो हैं जिन्होंने के 120 टेस्ट खेले, 378 ODIs खेले फ्रॉम 1991 से 2007, तो हमें लगा कि ये जो है बेटर चॉइस होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एंड जनाब वैसे तो भी बड़े दिन हैं लेकिन फिर भी यू कैन स्टार्ट काउंटिंग। हैवीवेट लेजेंड माइक टाइसन जो हैं उन्होंने कहा जी कि वो पार्टनर करेंगे और ट्रेनिंग देंगे मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार फ्रांसिस गनानू को, और उन्होंने कहा जी कि ये जो होने वाली है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल हैवीवेट चैंपियन जो है उसको फेस करेंगे ये टाइसन फ्यूरी को। तो ये मैचेस जो हैं अक्टूबर 28 को सऊदी अरेबिया में होंगे, और जो पहला इसके अंदर जो मैच होएगा वो फ्यूरी का और गनाऊ का होएगा। तो उसके ऊपर बात करते हुए आज माइक टाइसन कह रहे थे कि मैं जो है इसका गनाऊ का साथ दूंगा। वैसे तो इनके कोई बॉक्सिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, ये कैमरून फ्रेंच हैं, हैं बड़े ज़बरदस्त, 36 ईयर्स इनकी एज है, और इनकी जो रेप्यूटेशन है बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने अपनी बना ली है जब ये UFC के हैवी वेट चैंपियनशिप के अंदर एंटर हुए थे, और कहते हैं बहुत ही प्रॉमिसिंग किस्म के जो हैं ये हैं। तो इसीलिए माइक टाइसन ने कहा कि जी मैं इसके साथ खड़ा रहूँगा और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि इतने टैलेंटेड स्टार के साथ मैं रहूँगा। इन्होंने जो है अभी तक नाउ जो है उन्होंने 17 of 20 अपनी प्रो UFC फाइट्स जो हैं जीती हैं, जिसमें से कि 12 जो थी वो नॉकआउट्स थे। तो इसलिए वो कहते हैं माइक टाइसन ये बड़ा जो है प्रॉमिसिंग है, हाँ वेरी टैलेंटेड। तो मैं इसको यानी कि और ट्रेनिंग दूंगा, टिप्स दूंगा, करूंगा, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। तो टाइसन फ्यूरी जो है जाहिर है वो बड़े फ्यूरी में है। ठीक है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, और ये भी अमेजिंग न्यूज़ है जी। मोरक्को की जो लड़कियां हैं कमाल कर दिया है उन्होंने। तो अभी ये जो विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, मोरक्को ने एक दफ़ा आज फिर से दूसरी एक टीम कोलंबिया को 1-0 से हराया है, एंड दे हैव ऑलरेडी एडवांस टू लास्ट
16 और ये इनकी फर्स्ट अपीयरेंस है इस टूर्नामेंट के अंदर, विमेंस वर्ल्ड कप के अंदर। और इन्होंने जो थी लीड दी थी, बिल्कुल डाइंग जो स्टेज थी फर्स्ट हाफ की पर्थ ऑस्ट्रेलिया में जो ये मैच हो रहा था। और उसके बाद जो है काफ़ी इन्होंने दूसरों ने, कोलंबो ने कोशिश की, लेकिन ये इनका डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग रहा। और इसके अलावा एक और जो मैच हुआ है विमेंस वर्ल्ड कप में, 2 टाइम फॉर्मर चैंपियन जो है जर्मनी, उन्होंने साउथ कोरिया के साथ 1-1 पे ड्रॉ किया और जो है जर्मनी अब एलिमिनेट हो गया है इधर से। तो मोरक्को और कोलंबो जो हैं वो अब चले तो गए हैं नेक्स्ट उसके अंदर राउंड के अंदर, लेकिन कोलंबो जो है वो टॉप पे है, इसलिए कि अकॉर्डिंग टू जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स टेबल पे वो ज़रा जो परसेंटेज है उसकी ज़्यादा है और ग्रुप एच में। और जर्मनी के पास 4 नंबर हैं और साउथ कोरिया के पास 1 ही नंबर था। तो इसलिए जनाब, तो आज लोगों ने मोरक्को की लड़कियों को बहुत सी बधाइयाँ दी, फिर से बहुत बधाइयाँ दी। पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं माजिद भाई ये लड़कियाँ ना, और आप देखें कितना अच्छा खेल रही हैं।